हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये पॉलिटी आपके किसी भी एग्जाम के लिए, जो भी आपका एग्जाम होगा, सभी के लिए सफिशिएंट रहेगा। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, है ना साथियों। आपका 2025 के मार्च या अप्रैल तक बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आने वाली है, अलग अलग स्टेट्स में, है ना। जैसे अगर मैं पुलिस की ही कॉमन जो एक वैकेंसी होती है डिपार्टमेंट की, पुलिस उसी की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपकी बिहार के अंदर भी वैकेंसी आने वाली है, आपकी मध्य प्रदेश के अंदर भी आने वाली है, आपके दिल्ली के अंदर भी आने वाली है, और आपका उत्तर प्रदेश और बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में आपको पुलिस की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। उन सभी में पॉलिटी बहुत ज्यादा अहम रोल निभाती है, तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। पहली क्लास आज की हमारी रहेगी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, अच्छे से समझिए और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चले। यकीन मानिए, किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो आपका, हर एक एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगी। यानी कि हम बिल्कुल डीप से लेकर बहुत अच्छे लेवल तक पॉलिटी को इसमें कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यारे साथियों, संविधान हम पढ़ेंगे तो संविधान की एक नॉर्मल सी चीज है जो अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और बहुत बार पूछे गए हैं कि संविधान के बारे में पूछता कि आखिर संविधान है क्या, और उसके बारे में आपको जानना भी जरूरी है। तो कुछ लाइन लिखी है मैंने, उनको हम जान लेते हैं, कॉपी में नोट कर ले। देखिए, जैसे संविधान क्या है, सबसे पहली चीज कि संविधान आखिर है क्या। संविधान को इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे साथियों कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और साथ में एक चीज आपने सुनी होगी, आप अक्सर बुक खरीदते होगे संविधान की, जब आप जाते हो बुक स्टॉल पर, वहां कहते होगे कि संविधान की हमें किताब दे दीजिए। आप उस किताब पे देखते होगे कि उस किताब पे लिखा हुआ होता है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, है ना। तो साथियों, संविधान एक अलग चीज होती है, राज्य व्यवस्था एक अलग चीज होती है। जो हम इंग्लिश में पॉलिटी बोलते हैं ना, कि पॉलिटी पढ़ेंगे हम, तो पॉलिटी का मतलब है आप राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हो। आप कहते हो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आप संविधान पढ़ रहे हो, है ना। तो प्यारे साथियों, उसी चीज पर चर्चा करेंगे, आखिर संविधान है क्या, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या। सबसे पहली चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, तो देश की सर्वोच्च विधि है ये। देश की सर्वोच्च विधि का मतलब है, विधि मतलब कानून, देश का सबसे ऊपर जो होता है कानून, वो ये है, कौन? संविधान। अब आप कहते होंगे कि अगर हम किसी पर कोई आपराधिक केस अगर दर्ज हो जाता है, तो उसको जो सजा होती है, उसमें आपने सुना होगा कि सीआरपीसी या फिर आईपीसी। जो आईपीसी पुराना रूप था, आज हम उसको कहते हैं बीएनएस, है ना, भारतीय न्याय संहिता। आपने तो सुना होगा कि उससे ऊपर कुछ नहीं होता, लेकिन उससे भी ऊपर है, और वो है क्या? संविधान। संविधान के अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। आपका कोई भी कानून है, वो सभी कानून किससे चलते हैं? संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं अपना। तो संविधान की अगर मैं बात करता हूं, देश की सर्वोच्च विधि है। और दूसरा पॉइंट है, विधिक दस्तावेज है। विधिक दस्तावेज का मतलब है प्यारे साथियों कि इसमें सभी आपके विधिक यानी कि कानून इसी में लिखे गए हैं कि भारत किस तरह से चलेगा, भारत की जनता को क्या दिया गया है और किस चीज से वंचित रखा गया है। हमारे बोलने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी, हमारे कहीं भी बसने की आजादी, धर्म किसी को मानने की आजादी, या फिर उससे रिलेटेड, यानी कि धर्म से रिलेटेड आपका, जैसे कह सकता हूं कि मुस्लिम के लिए मस्जिद, हिंदू के लिए मंदिर, है ना, या फिर चर्च, गिरजाघर, इन्हें बनाने की अगर कोई आजादी है, आपको फ्रीडम मिली है, तो वो भी मिली है कहां से? संविधान से। संविधान कहता है कि आपको हमने आजादी दी, है ना। वो भी हम सभी चीज को आगे पढ़ेंगे। आपने ये समझा, देश की सर्वोच्च विधि होती है संविधान, विधिक दस्तावेज है, यानी कि सभी कानून इसी के अंदर लिखे हुए हैं, समाये हुए हैं, है ना, हर चीज। तो ये विधिक दस्तावेज है। इसके अलावा नियम या फिर उपबंधों का समूह भी है। जो हम विधि कह रहे हैं, हम उसको नियम भी कह सकते हैं, और हम उसको उपबंध भी कह सकते हैं। उसका समूह है ये क्या? संविधान। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करता हूं, सरकार के जो 3 अंग होते हैं प्यारे साथियों, जो मेन अंग है तीनों, कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और आपका न्यायपालिका। प्यारे साथियों, कभी कभी एग्जाम में सीधा हिंदी ना देकर इंग्लिश में दे दिया जाता है शब्द। जैसे अगर मैं कार्यपालिका की बात करता हूं, तो कार्यपालिका को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। बहुत सारी परीक्षाओं में ऐसा हुआ है कि हिंदी में कार्यपालिका ना देकर उसमें इंग्लिश में लिख दिया जाता है एग्जीक्यूटिव। अगर आपको ये मालूम है कि एग्जीक्यूटिव किसके लिए कहा गया है, तब आप अपना सही आंसर दे पाओगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन की गलत करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। हमारा संविधान और राज्य व्यवस्था के अंदर बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी हिंदी के साथ साथ आपको अंग्रेजी भी मालूम होनी चाहिए, है ना।
जैसे कार्यपालिका को इंग्लिश में एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, वहीं विधायिका को लेजिस्लेटिव कहा जाता है और न्यायपालिका को ज्युडिशरी कहा जाता है। सरकार के तीनों अंगों का उल्लेख संविधान के अंदर मिलता है। वो तीनों अंग कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका और ज्युडिशरी। प्यारे साथियों, हम अब यहां से आगे एक चीज जानेंगे। हम भारतीय संविधान का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कि आखिर संविधान में क्या क्या चीज है। ये जो वर्गीकरण होगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके किसी भी परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, है ना। जैसे मैं कह दूं एक चीज और इसमें देख लीजिए कि संविधान क्या है। संविधान शक्तियों की सीमाएं तय करता है। शक्तियों की सीमाओं से मतलब है प्यारे साथियों के जैसे कोई संवैधानिक पद है ना। संवैधानिक पद जैसे हम कह सकते हैं, हम छोटा सा ले लीजिए कि आपका ग्राम पंचायत है, या फिर हम कह सकते हैं किसी वार्ड का मेंबर है, या फिर उससे ऊपर आपका एमपी है या फिर एमएलए है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है या फिर असेंबली है, ठीक है। या फिर प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है या फिर राज्यपाल है या जो भी है, उनके लिए जो शक्ति दी गई है उसका भी एक दायरा दिया गया है, एक लिमिटेशन है ना, कि आप इस दायरे के अंदर रहकर ही आप अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इससे बाहर आप जाकर अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। कभी कभी होता क्या है प्यारे साथियों कि ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तो उस ही दुरुपयोग का, है ना, आपके खिलाफ उस शक्ति का दुरुपयोग ना हो, इसीलिए संविधान यहाँ पर है ना। तो प्यारे साथियों, यहाँ तक आपने समझा कि आखिर संविधान क्या है ना। तो संविधान के ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके अलावा अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम इसका यानी कि संविधान का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण देखेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं संविधान की आत्मा, आदर्श और मूल्य के आधार पर अगर हम संविधान का वर्गीकरण करते हैं तो हम 4 प्रकार पर हम इसका वर्गीकरण करेंगे। किसका करेंगे? संविधान की आत्मा, आदर्श और मूल्य के आधार पर हम संविधान का 4 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहला होता है प्यारे साथियों प्रस्तावना, दूसरा होता है मूल अधिकार, तीसरा होता है मौलिक कर्तव्य और चौथा होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत। अब इनके बारे में समझ लीजिए। प्यारे साथियों, अगर हम संविधान की आत्मा, आदर्श, मूल्य के आधार पर संविधान का वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो 4 प्रकार से करेंगे। पहला होता है प्रस्तावना, दूसरा मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार जिसको हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं, या फिर होता है मौलिक कर्तव्य जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, या फिर होगा आपका नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत, है ना, डीपीएसपी। प्रस्तावना के बारे में अगर मैं आपको कहना चाहूं प्यारे साथियों, प्रस्तावना को पहले उद्देशिका के नाम से जाना जाता था। प्रस्तावना को पहले उद्देशिका के नाम से जाना जाता था और सबसे पहले उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने पेश किया गया, जिसको 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, है ना। और बाद में चलकर उद्देशिका का नाम ही प्रस्तावना पड़ा, जिसको 26 नवंबर 1949 को क्या करा? स्वीकार किया गया और साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 संविधान के साथ इसको लागू भी कर दिया गया। अब प्रस्तावना के बारे में एक चीज और समझ लीजिए कि प्यारे साथियों, इसको लिया कहां से गया है? तो इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसके अंदर जो भाषा है, जिस भाषा में प्रस्तावना को लिखा गया है ना, उसकी भाषा जो ली गई है आपके ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ना। साथ ही साथ अगर मैं मूल अधिकार की बात करता हूँ, फंडामेंटल राइट, आपको मालूम होगा भारतीय संविधान का भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक इसमें दिए गए बहुत सारी चीजें, और ये पूरा का पूरा भारत की जनता के लिए ही है, उसी के लिए समर्पित है ना। यानी कि अगर मूल अधिकार ना हो तो समझ लीजिए आप घर में कैद हो जाओगे, है ना। आपको बोलने की आजादी नहीं हो, आप किसी तरह की आपकी फ्रीडम आपके पास नहीं होगी। यानी कि सबसे अच्छी चीज है, और इसको लागू करना, इसको संरक्षण देना, उसका काम हो जाता है ज्युडिशरी का यानी का न्यायपालिका का, है ना। ये सब हम आगे चल के पढ़ेंगे। फिलहाल अभी पहला आपने पॉइंट देखा कि संविधान कि अगर आत्मा, आदर्श और मूल्य के आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करते हैं तो 4 प्रकार से करते हैं। कौन कौन से ये भी आपने जाना। इसके अलावा आगे बढ़ के प्यारे साथी हम देखेंगे शासन संबंधी प्रावधान के आधार पर अगर संविधान का क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण हम करते हैं तो उसको हम 3 प्रकार से करेंगे। कौन सा? संघ सरकार यानी कि आपका यूनियन गवर्नमेंट, है ना। तो संघ सरकार, दूसरा राज्य सरकार जो यानी कि स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो, और तीसरा हो जाता है स्थानीय सरकार। यानी कि सरकार 3 प्रकार की होगी। पहली संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, है ना। ठीक, ये समझा आया। इसके अलावा अगला पॉइंट अगर हम बात करें यानी कि विविध प्रावधानों के आधार पर संविधान का वर्गीकरण अगर हम करते हैं उसको भी हम 3 प्रकार से करेंगे।
पहला होगा संघ और राज्यों का संबंध, दूसरा होगा संविधान संशोधन यानी कि आर्टिकल 368 है ना। इसके अलावा कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्ग प्यारे साथियों कौन से हो सकते हैं, जैसे SC ST का कोई एक्ट आ जाए, OBC के लिए आ जाए, EWS के लिए आ जाए, या फिर कोई और विशेष प्रावधान हो जाए, है ना। तो वो कुछ विशेष प्रावधान अगर होंगे, विविध प्रावधानों के आधार पर संविधान का वर्गीकरण जो करेंगे 3 प्रकार से है, राज्य और संघ के बीच का संबंध, संविधान संशोधन और कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। साथियों ऐसा ना समझे कि ये बेकार की चीज लिखी हुई है, बेकार की चीज नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल सी, अगर मैं एवरेज डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे पुलिस विभाग है ना, इसमें कांस्टेबल का पद है, इसी रैंक से रिलेटेड अदर डिपार्टमेंट के अगर पद की अगर मैं बात करता हूँ, है ना, वैकेंसीज की बात करता हूँ, आजकल आप देखने में आ रहा होगा, या फिर इसे वो छोड़ो, SSC का सबसे छोटा यानी कि ग्रुप सी का अगर आप देखोगे, है ना, ग्रुप सी या डी, उसमें भी जो जीके पूछी जाती है ना, वो आजकल हार्ड हो रही है, लगभग इसी टाइप की होती है। ये आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप इन्हीं से बना सकते हैं, इन्हीं से भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। हो सकता है कि ऐसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि संविधान की आत्मा आदर्श मूल्य के आधार पर संविधान का वर्गीकरण में कौन कौन से तत्व शामिल है, कौन कौन से प्रस्तावना, मूल अधिकार, है ना, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं और अपना राइट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ में आया। इसके अलावा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे प्यारे साथियों, संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकार होता है संविधान सभा के द्वारा, है ना। अब देखिए संविधान बना तो कुछ ना कुछ इसका बेसिक भी रहा होगा, पृष्ठभूमि यानी कि रही होगी इसकी। वो कैसे हुई साथियों, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा उनको एक पत्र दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि आप जाइए और पूर्वी देशों में अपना व्यापार कीजिए। केवल व्यापार के लिए उन्होंने आदेश किया महारानी एलिजाबेथ ने। अब यार साथियों होता क्या, सन 1600 में जब ये इनको आदेश दिया जाता है, इनको अधिकार दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जाइए पूर्वी देशों में अपना व्यापार कीजिए। पूर्वी देश कौन से, जैसे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, है ना, बांग्लादेश, ये पूरा हिस्सा, इसमें आप जाइए और यहाँ पर व्यापार कीजिए, क्योंकि उस समय व्यापार की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्व रखता था ये वाला क्षेत्र, यानी कि पूर्वी वाला क्षेत्र। तो प्यारे साथियों सन 1600 से लेकर सन 1764 यानी कि बक्सर का जो युद्ध होता है, हेक्टर मुनरो इसमें विजय होते हैं, यानी कि कंपनी की तरफ से लड़ते हैं। सन 1600 से और सन 1764 यानी कि 164 वर्ष तक यहां पर कंपनी के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनका आना जाना लगा रहा। पहले जो कंपनी आई थी ये केवल और केवल व्यापार के माध्यम से आई थी कि हम जाएंगे और केवल बिजनेस करेंगे, लेकिन जब यहाँ का वातावरण देखा, यहाँ के हालचाल देखे, है ना, यहाँ के लोगों में मिल्लतदारी देखी कि हाँ किस प्रकार के ये आपस में भाईचारा रखते हैं, उसी हिसाब से उन्होंने देखा कि हम केवल व्यापार ही नहीं करेंगे बल्कि इन पर शासन भी करेंगे। भारत पर समय समय पर विदेशी आए, आक्रमण किए, शासन भी किया, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो रहा वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय तक यानी कि 1600 से लेकर 1947 तक राज किया, लगभग 350 वर्ष। अब इसमें आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी बात करेंगे, वीडियो लंबा ना हो, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसी पर हम बात करेंगे, है ना। देखिए 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत किया जाता है, यानी कि स्वीकार किया जाता है इसको संविधान सभा के द्वारा, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया जाता है संविधान को, जिसके लागू होने के बाद भारत संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य बन जाता है। ठीक है, वही 26 नवंबर जिस दिन संविधान को स्वीकार किया गया, उसी दिन को यानी कि उसी तारीख को कानून दिवस या फिर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाना स्टार्ट हो गया, है ना। 26 नवंबर को संविधान दिवस या फिर कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस है ना। जब दिवस किसी परीक्षा में अगर पूछा जाता है तो डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो या तो संविधान दिवस लिखा आएगा या फिर कानून दिवस लिखा आएगा, याद रखेंगे इस चीज को, है ना। इसके अलावा महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनका शासन समाप्त हो जाता है। कब हो जाता है, जब भारत में संविधान लागू हो जाता है। पर साथियों सन 1857 में जो मेरठ से जो आजादी की लड़ाई छिड़ी, है ना,
उस आजादी की लड़ाई को देखकर कंपनी का शासन पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार ने यानी कि महारानी ने अपने हाथों में ले लिया। यहाँ की जनता का देख करके, हाँ जनता भड़क गई है, जनता समझदार हो गई है। यहाँ के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनका देख करके हाँ वो आक्रोश है, वो चाहते हैं कि आजादी। तो जनता को लुभाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार ने क्या करा कि उन्होंने ये कह दिया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करते हैं और अब आप डायरेक्ट हमारे माध्यम से रहेंगे, है ना। तो उस समय यानी कि 1858 से लेकर, प्यारे साथियों, 1858 से लेकर 1919 तक क्या रहा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा शासन रहा तो 1947 तक, लेकिन जो मैन रहा वो 1919 तक रहा, क्योंकि 1919 का जो चार्टर आता है, अधिनियम आता है, उसमें कुछ भारत के राज्यों को, है ना, यहाँ के कुछ उनको भी अधिकार दे दिए जाते हैं कि आप अपने हिसाब से, यानी कि शव शासन का प्रारंभ हो जाता है, हम ऐसे कह सकते हैं 1919 से, जो चलता है 1946 तक, है ना, क्योंकि 1946 में संविधान सभा का गठन हो जाता है। ठीक है, अब हम सीधा कह सकते हैं कि शासन समाप्त हो जाता है कब, महारानी विक्टोरिया का, जब भारत में संविधान लागू हो जाता है। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने 1950 में, ये हो जाते हैं। जब महारानी विक्टोरिया का शासन समाप्त हो जाता है तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है ना। चलिए, इसके अलावा आगे अगर हम जान लें संविधान के बारे में, हम थोड़ी सी और चीज जान लेते हैं। देखिए, संविधान एक किताब है आपकी, जो कि विधिक दस्तावेज है ना। इसमें बहुत सारे कानून है, बहुत सारे लॉ है, बहुत सारी ऐसा समझ लो कि बहुत सारे रास्ते इसमें दिए गए हैं जनता के लिए कि किस रास्ते पर चलना है, किस पर नहीं चलना है। ठीक है, अब एक आपकी किताब है और इस एक किताब में आपके 22 भाग हैं, जो कि उस समय थे जब संविधान लागू हुआ था, यानी कि संविधान बना था, उस समय 22 थे, लेकिन आज की अगर डेट की बात करते हैं, आज की स्थिति में, तो इसमें 25 भाग है। वो कैसे कैसे हैं वो भी आगे बात करेंगे। ये भाग 22 और 25 कैसे कैसे हैं वो सभी आगे जानकारी लेंगे। भाग चले जाते हैं अध्याय में और अध्याय चले जाते हैं किसमें, अनुच्छेद में। प्यारे साथियों, जिस समय संविधान बना या लागू हुआ उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे और आज की डेट में लगभग 470 अनुच्छेद है ना। ये 470 जो अनुच्छेद हैं ये डायरेक्ट नहीं है बल्कि इनडायरेक्ट है। अब कैसे कैसे वो आगे बात करेंगे हम, लेकिन मेन जो अनुच्छेद है वो आज भी 395 ही है। मेन जो भाग है भारतीय संविधान के वो आज भी 22 ही है। ठीक है, लेकिन अनुसूची, अनुच्छेद के बाद में आ जाती है अनुसूची। अब अनुसूची जो समय भारत के संविधान लागू हुआ उस समय 8 थी, लेकिन आज की अगर स्थिति देखते हैं तो 12 है, यानी कि बढ़ गई है। ठीक है, अब अनुसूची क्या है, अनुच्छेद क्या है, वो सभी हम आगे चर्चा करेंगे। अब प्यारे साथियों, जो अनुच्छेद होते हैं वो अनुच्छेद से, जैसे 395 अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, अब 395 आज की स्थिति में 470 है। अब ये कैसे कैसे बढ़े, अब ये कैसे कैसे बढ़े इसको समझ लीजिए। जैसे मैं कह दूं आर्टिकल, इंग्लिश में अनुच्छेद को आर्टिकल कहते हैं प्यारे साथियों। जैसे मैं कह दूं आर्टिकल 1, अब ये संख्या हो गई आर्टिकल 1, यानी कि एक अनुच्छेद हो गया। लेकिन अगर मैं कह दूं एक का भी एक, है ना, यानी कि एक तो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद का भी क्या हो गया, ये अनुच्छेद का प्यारे साथियों खंड हो गया। एक का एक, या फिर मैं कह दूं एक का ए, है ना, या फिर मैं हिंदी में इसको बोल दूं एक का, है ना, ये हो गया खंड। अब इस खंड का भी प्यारे साथियों उपखंड, यानी कि के भी अगर मैं कह दूं के का ए, अनुच्छेद ए का ए, है ना, यानी कि अनुच्छेद ए का ए और इसका भी ए, यानी कि ये हो गया उपखंड। इस तरह से प्यारे साथियों 470 बन जाते हैं, लेकिन जो मेन है, जो वास्तविक है, वो 395 ही है। ये इतना समझेगा, है ना। इसके अलावा आगे बढ़े, अनुसूची संविधान के किसी विशेष प्रावधान का विस्तृत रूप है। किसी विशेष प्रावधान का विस्तृत रूप है, क्या है, अनुसूची, जो वर्तमान में आज कितनी है, 12 है, और जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय 8 थी। अब विस्तृत रूप कैसे है किसी विशेष प्रावधान का, ये भी समझ लीजिए। प्यारे साथियों, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल में केवल और केवल डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी कि किस आर्टिकल में क्या है, किस आर्टिकल में क्या है। जैसे एक बहुत ही फेमस आर्टिकल है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, मैं आर्टिकल 1 की बात करता हूं, जिसमें पूरी बाउंड्री लाइन, पूरे भारत का राज्य क्षेत्र, है ना, राज्य संघ क्षेत्र, यानी कि पूरे क्षेत्र की बात की गई है आर्टिकल 1, यानी कि भाग 1 में। जैसे अभी आपने देखा होगा, है ना, जम्मू कश्मीर को संघ शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाया गया, है ना, वहां की जो सीमाओं में छेड़छाड़ की गई वो आर्टिकल, ये संविधान का भाग
1 में के द्वारा की गई। इसमें केवल खोल के लिख दिया गया कि हाँ आर्टिकल 1 में ये है, 2 में ये है, 3 में ये है ना। लेकिन इसका जो पूरा विस्तृत रूप है, इसकी पूरी जो जानकारी मिलेगी आपको, वो मिलेगी अनुसूची के माध्यम से। कहां मिलेगी? अनुसूची में मिलेगी। यानी कि हम इसमें कह सकते हैं कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद में एक लाइन होगी, तो इसका जो विस्तृत रूप होगा यानी कि खुला हुआ रूप होगा, पूर्ण जो वर्णित किया गया होगा, वो अनुसूची में किया गया होगा। जब हम पढ़ेंगे इसको भी अच्छे से समझ लेंगे। आगे बात करें, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है प्यारे साथी, वो भारत का ही है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है प्यारे साथियों, वो है हमारे भारत देश का, है ना। हम ऐसा कहते थे सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है। सबसे पुराना संविधान की अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथियों, सबसे पुराना संविधान अमेरिका का संविधान है, जिसको 1787 से तैयार किया गया और जिसके 88 में इसकी पुष्टि हुई कि हाँ हमारा बन गया है, और 89 में इसको लागू किया गया। ये विश्व का सबसे पुराना संविधान है, अमेरिका का संविधान। वही अगर मैं बात करता हूं सबसे बड़ा अलिखित संविधान की अगर मैं बात करता हूं, जिसको लिखा नहीं गया है, वो है प्यारे साथियों इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन का संविधान, जो 1215 में राजा जॉन के माध्यम से लाया गया था, है ना। ये तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो सबसे पहली, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, अलिखित संविधान इंग्लैंड का है, और विश्व का सबसे पहले जो संविधान अगर किसी देश का बना तो वो अमेरिका का बना। कब बना? 1787 से तैयार हुआ, 88 में पुष्टि हुई और 89 में लागू हो गया। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़े, अगर मैं भारत की बात करता हूं तो 2 वर्ष 11 में और 18 दिन का इसमें समय लगता है ना। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण हुआ, यानी कि इसको बनाने का कार्य किसने किया? संविधान सभा ने किया। संविधान सभा का जो निर्माण होता है प्यारे साथियों, वो जुलाई 1946 में इसका निर्माण होता है, यानी कि संविधान सभा जो बनती है वो कब बनती है? जुलाई 1946 में। 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगता है, और ये आपका 1949 तक क्या हो जाता है? बन के तैयार हो जाता है, जिसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, और 26 जनवरी 1950 में इसको लागू कर दिया जाता है। वहीं प्यारे साथियों आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। आखिर राज्य व्यवस्था होती क्या है? हमने यही तो सुना है कि पॉलिटी इंग्लिश, लेकिन राज्य व्यवस्था पर अगर बात आ जाती है तो फिर डगमगा जाते हैं कि आखिर राज्य व्यवस्था होती क्या है ना। इसको समझ लीजिए, है ना। सबसे पहला पॉइंट है कि संविधान का व्यवहारिक रूप होता है प्यारे साथियों। जो आपकी राज्य व्यवस्था है प्यारे साथियों, ये संविधान का व्यवहारिक रूप है। कैसे? इसके माध्यम से कोई अगर समस्या आ जाती है तो उसका समाधान किया जाता है। किसके माध्यम से? राज्य व्यवस्था के माध्यम से। अब कैसी कैसी समस्या, कैसा संविधान, और समाधान जो होगा समस्याओं का वो कैसे होगा, यानी कि किसके द्वारा होगा? तो वो सरकार कोई आदेश जारी कर दे, उसके माध्यम से हो सकता है। विधायिका कोई कानून बना दे, उसके माध्यम से हो सकता है। या फिर न्यायपालिका कोई निर्णय दे दे अपना, ये उसके माध्यम से हो सकता है। या फिर इसके अलावा कोई संस्था का गठन कर दिया जाए, उसके माध्यम से हो सकता है ना। अब साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए कि समस्या क्या आ सकती है। जैसे एक नॉर्मल सी समस्या है, आजकल देखने के लिए मिल रही होगी कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के लिए कानून आए थे, है ना, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा उनको बाद में खत्म कर दिया गया था। तो अगर इस तरह की कोई भी अगर समस्या आती है भारत के सामने, है ना, भारत देश के सामने, भारतीय सरकार के सामने या जनता के सामने, तो उन समस्या का जो समाधान होगा राज्य व्यवस्था के माध्यम से होगा, इसके द्वारा होगा। और जो समस्या का जो समाधान है, जो इसका प्रयास किया जाएगा, वो करा जाएगा। आपका ये 4 पॉइंट है उसके। कौन कौन सा? सरकार कोई आदेश जारी कर दे, विधायिका कोई कानून बना दे, न्यायपालिका कोई निर्णय दे दे, या फिर कोई ऐसी संस्था का गठन कर दिया जाए जिसके माध्यम से समस्याओं का समाधान हो सके। मेरे साथियों आज की पहली वीडियो थी, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी। कोई डाउट है किसी प्रकार का, कहीं समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यहां से आगे बढ़ेंगे। यकीन मानिए कोई भी आपका एग्जाम है, इससे बाहर नहीं जाएगा। इस हिसाब से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हम समझने की कोशिश भी करेंगे, प्रयास करेंगे, और अच्छा समझाने का मैं आपको कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में और अच्छे समझाने का आपको प्रयास कर सकूं, है ना। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि इस वीडियो जो इस बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसके अगर आप नोट्स चाहते हैं जो मैं आपको डेली कराऊंगा, इसका नोट्स भी आपको मिल सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हमारा Nokia24 का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जहां पर इस वीडियो का आपको क्या मिल जाएगा? नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखे हुए नोट्स। ठीक है, तो Nokia24 आपका चैनल है प्यारे साथियों, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए।
आने वाले 3 से 4 महीने में बहुत सारी वैकेंसीज अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग डिपार्टमेंट की आपके लिए देखने के लिए मिलेंगी, है ना? उन सभी में आप अपना फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं। किसी भी राज्य में वैकेंसी कोई भी आती है किसी भी डिपार्टमेंट में, आप सभी के लिए एलिजिबल हो, यानी कि आप डाल सकते हो अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है जो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके से मांगी गई है ना। तो मेरे साथी अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने। जय हिंद, जय भारत।